हमारे शरीर लगातार एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। यह प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पल चलती रहती है, चाहे हम सो रहे हों, काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों। इस संतुलन को होमियोस्टेसिस कहा जाता है और यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। होमियोस्टेसिस के बिना हमारे शरीर के विभिन्न अंग और प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के तापमान, पीएच स्तर और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को नियंत्रित करती है। इस संतुलन को बनाए रखने में गुर्दे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे न केवल अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हैं, बल्कि वे हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। वे शरीर के फिल्ट्रेशन सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हैं और तरल स्तरों को नियंत्रित करते हैं। हर दिन हमारे गुर्दे लगभग 150 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं, जिससे लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखती है और हमारे आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। बिना काम करने वाले गुर्दों के हमारे शरीर जल्दी ही विषाक्त पदार्थों के निर्माण से ग्रस्त हो जाएंगे। ये विषाक्त पदार्थ हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए गुर्दों का स्वस्थ रहना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुर्दों की देखभाल के लिए हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। गुर्दे अपने आवश्यक कार्यों को कैसे पूरा करते हैं, इसे समझने के लिए चलिए उनकी जटिल संरचना में गहराई से देखते हैं। गुर्दे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं, जो रक्त को शुद्ध करने और अपशिष्ट उत्पादों को निकालने का कार्य करते हैं। प्रत्येक गुर्दा लाखों छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, से बना होता है। नेफ्रॉन की संरचना और कार्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेफ्रॉन की कल्पना एक सूक्ष्म कीप के रूप में करें, जिसके साथ एक लंबी घुमावदार नली जुड़ी होती है। यह नली विभिन्न खंडों में विभाजित होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। नेफ्रॉन की शुरुआत बोमैन कैप्सूल से होती है, जो एक गोलाकार संरचना है। यह वह जगह है जहां रक्त का प्रारंभिक निस्पंदन होता है। इसके बाद निस्पंदित तरल पदार्थ नली के विभिन्न खंडों से गुजरता है। यह जटिल संरचना वह जगह है जहां मूत्र निर्माण का जादू होता है। नली के खंडों में से एक लूप ऑन ऑफ हेनले है, जो निस्पंदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त एक छोटे रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से नेफ्रॉन में प्रवेश करता है। ये वाहिकाएं नेफ्रॉन के विभिन्न हिस्सों में रक्त की आपूर्ति करती हैं, जिससे निस्पंदन प्रक्रिया संभव होती है। जैसे ही रक्त नेफ्रॉन से गुजरता है, अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर किया जाता है और आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। पुनः अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान पानी, ग्लूकोज और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को वापस रक्त में ले जाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को आवश्यक तत्व मिलते रहे। इसके अलावा नेफ्रॉन में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे स्रावण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को नली में डाला जाता है, जो बाद में मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। इस प्रकार नेफ्रॉन की जटिल संरचना और कार्य हमारे गुर्दों को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखने और आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वस्थ गुर्दे हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते, तो यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए गुर्दों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुर्दों की देखभाल के लिए हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुर्दे की बीमारियों से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर की जांच करनी चाहिए। समय समय पर चिकित्सा जांच और गुर्दे की कार्यक्षमता की निगरानी भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गुर्दे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी देखभाल और स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है। उनकी जटिल संरचना और कार्य को समझकर
मूत्र निर्माण का पहला चरण ग्लोमेरुलस में होता है, जो नेफ्रॉन की शुरुआत में छोटे रक्त वाहिकाओं का एक समूह है। ग्लोमेरुलस को एक छलनी की तरह समझें। जैसे ही रक्त इन वाहिकाओं से गुजरता है, दबाव पानी और छोटे अणुओं जैसे अपशिष्ट उत्पादों, लवण और ग्लूकोज को रक्त से बाहर और आसपास के बोमैन कैप्सूल में जाने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। बोमैन कैप्सूल में फिल्टर किया गया तरल, जिसे अब फिल्ट्रेट कहा जाता है, अभी तक मूत्र नहीं है। यह तरल पदार्थ जो रक्त से फिल्टर होकर आया है, कई महत्वपूर्ण अणुओं और पदार्थों से भरा होता है। इसमें आवश्यक पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इनमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और विभिन्न आयन शामिल हैं। ये सभी पदार्थ शरीर के सामान्य कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ही फिल्ट्रेट नेफ्रॉन की लंबी, घुमावदार रीनल ट्यूब्यूल्स से गुजरता है, ये महत्वपूर्ण अणु जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी पुनः अवशोषित हो जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की दीवारें इन अणुओं को पहचानती हैं और उन्हें वापस रक्त प्रवाह में भेज देती हैं। जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी वापस रक्त प्रवाह में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलते रहे। यह पुनः अवशोषण प्रक्रिया अत्यधिक चयनात्मक होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शरीर को जो चाहिए वह बरकरार रहे और अपशिष्ट उत्पाद बाहर निकल जाएं। रीनल ट्यूब्यूल्स की दीवारों में विशेष प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इन अणुओं को पहचानते हैं और उन्हें पुनः अवशोषित करते हैं। यह पुनः अवशोषण प्रक्रिया अत्यधिक चयनात्मक होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शरीर को जो चाहिए वह बरकरार रहे। यह प्रक्रिया न केवल आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः अवशोषित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट उत्पाद मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएं। यह सुनिश्चित करते हुए कि शरीर को जो चाहिए वह बरकरार रहे और अपशिष्ट उत्पाद बाहर निकल जाएं। इस प्रक्रिया के दौरान नेफ्रॉन के विभिन्न हिस्से विभिन्न प्रकार के अणुओं को पुनः अवशोषित करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ग्लूकोज और अमीनो एसिड का पुनः अवशोषण होता है, जबकि डिस्टल ट्यूब्यूल्स में पानी और सोडियम का पुनः अवशोषण होता है और अपशिष्ट उत्पाद बाहर निकल जाएं। इस प्रकार नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल्स न केवल शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त पानी मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएं, जिससे शरीर का संतुलन बना रहे। Section 5, Stage 3, Secretion, Fine-tuning the urine. As the filtrate continues its journey through the renal tubules, a final process called secretion occurs. Here, substances that were not filtered out in the glomerulus, such as certain drugs and excess ions, are actively transported from the blood into the tubule. This fine-tuning process ensures that the final urine product contains the appropriate balance of electrolytes and waste products. Section 6. The journey of urine. After formation, once the filtrate has passed through the renal tubules, it is now urine. The urine from each nephron collects in the collecting ducts, which eventually merge to form larger ducts leading to the renal pelvis. From there, urine flows down the ureters to be stored in the bladder until it is eliminated from the body through the urethra. Section 7. The importance of healthy urine formation. The process of urine formation is crucial for maintaining the body's internal balance. Healthy kidneys filter waste products efficiently, regulate blood pressure, and stimulate red blood cell production. Disruptions in urine formation can lead to various health problems, highlighting the importance of keeping our kidneys healthy. Section 8. Conclusion, a marvel of natural engineering. The formation of urine is a testament to the incredible complexity and efficiency of the human body. From the intricate structure of the nephron to the precise regulation of filtration, reabsorption, and secretion, each step works in harmony to maintain our internal equilibrium. Section 9. Your thoughts and feedback. I hope this exploration of urine formation has been insightful. What intrigues you the most about this vital bodily process? I invite you to share your thoughts and questions. Let's continue the conversation about the wonders of our internal world.